नमस्कार दोस्तों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में डॉक्टर बाल शौर रेड्डी जी से रचित जो एक जीवनी है भारत रत्न विश्वेश्वरैया, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो आज की कड़ी में हम भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी को प्राप्त करेंगे। विश्वेश्वरैया जी के बारे में जानने से पूर्व आज की कक्षा में आने वाले कुछ शब्दार्थों को देखेंगे। उसके उपरांत बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से सर एम विश्वेश्वरैया जी के जीवनी को जानने समझने का हम प्रयास करेंगे। नहर, नहर यानी कृत्रिम एक जलमार्ग, जिसको कन्नड़ में कालवे नाले कहते हैं। यानी नहर से सिंचाई के जो धरती रहती है भूमि, तो खेत तक पानी को पहुंचाने का कार्य होता है। नदी से खेत तक पानी पहुंचाने का काम ये कृत्रिम जलमार्ग करते हैं। नहर यानी एक कृत्रिम जलमार्ग, कन्नड़ में कालवे नाले कहते हैं। मेध, मेधा यानी धारण शक्ति, मेधा यानी धारण शक्ति, बुद्धि शक्ति को हम मेधा कहते हैं। पदोन्नति, पदोन्नति यानी नीचे स्थान से ऊंचे स्थान में उन्नति को प्राप्त करना, यानी पद में वृद्धि को प्राप्त करना। जैसे कि कोई एक उपन्यासक है या कोई एक लेक्चरर है तो वो पदोन्नति को प्राप्त कर कर प्रिंसिपल बन जाता है। ऐसा कोई कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल बन जाता है। ऐसे पदोन्नति यानी पद वृद्धि। अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रमोशन, प्रमोशन, पदोन्नति यानी प्रमोशन। निमंत्रण, निमंत्रण यानी बहुत ही अनुराग पूर्व आग्रह करना, यानी बुलावा, न्योता, न्योता या बुलावा को हम निमंत्रण कहते हैं। तबाही, तबाही यानी विनाश, तबाही यानी विनाश। रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी बालू का मैदान, बालू का मैदान या स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं। जहां पे भी देखो उधर बालू ही बालू रहती है, बालू का मैदान या स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं। यानी रेगिस्तान को मरुस्थल, मरुस्थल या मरुभूमि भी हम कहते हैं। रेगिस्तान माने मरुस्थल या मरुभूमि। रियासत, रियासत यानी शासन, हुकूमत। जैसे कि दिल्ली के ऊपर किसकी हुकूमत थी? रियासत कौन सी रियासत दिल्ली के ऊपर अपना शासन चलाया? वो थे मुगल रियासत वाले हो या अन्य खिलजी रियासत हो। तो इस प्रकार से रियासत यानी शासन, हुकूमत, रियासत यानी शासन, हुकूमत। दक्षता, दक्षता यानी निपुणता, दक्षता यानी निपुणता। प्रकर, प्रकर यानी तीक्ष्ण, जो तीक्ष्ण होता है उसको हम प्रकर कहते हैं। या प्रचंड होता है, जो प्रचंड होता है उसको हम प्रकर कहते हैं। नकल, नकल यानी आप सभी को पता है अनुकरण करना। नकल यानी अनुकरण करना, यानी नकल यानी रूप, किसी रूप में या बनावट आदि में समानता। नकल यानी रूप, बनावट आदि में समानता। नकल यानी रूप, बनावट आदि में समानता या प्रतिरूप, अनुकृति को हम नकल कहते हैं। इस्तीफा, इस्तीफा यानी त्याग पत्र, इस्तीफा यानी त्याग पत्र, यानी उस पद को त्याग देना। इस्तीफा यानी त्याग पत्र। अंग्रेजी में कहेंगे तो रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। पेंशन, पेंशन यानी सेवानिवृत्ति के उपरांत, सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमित रूप से मिलने वाला धन, जो नियमित रूप से धन मिलते रहता है सेवानिवृत्ति के उपरांत, उसको हम पेंशन कहते हैं। एक ही शब्द में कहेंगे तो निवृत्ति वेतन। पेंशन माने निवृत्ति वेतन। बांध, बांध यानी नदी का पानी रोकने के लिए बनाया गया घेरा। बांध यानी नदी का पानी रोकने के लिए बनाया गया जो घेरा होता है उसको हम बांध कहते हैं। बांध यानी पुस्ता या बंद भी उसको हम कहते हैं। अंग्रेजी में बांध यानी डैम, वाटर डैम, बांध यानी डैम। काबू, काबू यानी
वश में करना। काबू यानी वश या नियंत्रण, काबू यानी वश या नियंत्रण। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सर एम विश्वेश्वरैया जी के जीवनी को बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सरल भाषा में जानने समझने का हम प्रयास करेंगे। जिसके भारत रत्न विश्वेश्वरैया जो एक जीवनी है, इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर बालशौर रेड्डी। तो बालशौर रेड्डी जी से रचित जो जीवनी है भारत रत्न विश्वेश्वरैया, उसके आगे की कड़ी को अब हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछले अध्याय में जाना था कि किस तरीके से एक संघर्षपूर्ण रूप से इन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत लगन के साथ इन्होंने कार्य किया। किसने? सर एम विश्वेश्वरैया ने। भारत के उन थोड़े से सपूतों के अंदर सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरने वाले सर एम विश्वेश्वरैया को हम देख सकते हैं कि इनकी प्रखर बुद्धि द्वारा इन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग चकित थे। तो ऐसे सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? मैसूर राज्य में, यानी अब के कर्नाटक राज्य के कोलार जिला के अंतर्गत आने वाले मुद्देनहल्ली नामक छोटे गांव में 15 सितंबर 1861 यानी 15 सितंबर 1861 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इनका पूरा नाम क्या था? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम है। तो इनके माता पिता बहुत ही गरीब थे, तो विश्वेश्वरैया को पढ़ाने लिखाने में भी बहुत कष्ट महसूस करते थे। तो ऐसे सन्निवेश में जैसे तैसे इन्होंने गांव में शिक्षा को प्राप्त कर उपरांत बेंगलुरु में जाकर इन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त की। उसके उपरांत इन्होंने बेंगलुरु में जब शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे हाई स्कूल की शिक्षा, तभी ही खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन्स को वे लेते थे। तो ऐसे ही रह के एक रिश्तेदार के घर ठहर कर इन्होंने अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने का काम किया। जैसे ही मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही बेंगलुरु में रहने वाले सेंट्रल कॉलेज में भर्ती ली। वहीं से यानी सेंट्रल कॉलेज से ही बीए की उपाधि सर एम विश्वेश्वरैया ने प्राप्त की। उसके उपरांत सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु के प्रिंसिपल ने साइंस कॉलेज पूना के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखते हैं, सिफारिश पत्र रहता है वो। उस सिफारिश पत्र में सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे तरीके से सर एम विश्वेश्वरैया का गुणगान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो इससे प्रभावित साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि क्या है सर एम विश्वेश्वरैया को उनके कॉलेज में भर्ती दे देते हैं। तो इस तरीके से सर एम विश्वेश्वरैया जो कि एक बीए पास्ड स्टूडेंट थे, वो साइंस के स्टूडेंट होकर कन्वर्ट होते हैं, यानी इंजीनियरिंग की शिक्षा इनकी यहाँ से आरंभ होती है साइंस कॉलेज पूना से। तो फिर क्या था, वे उसके साथ साथ सर एम विश्वेश्वरैया जैसे ही साइंस कॉलेज पूना में भर्ती लिए तो उनको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने की शुरुआत हुई। तो इनको वहाँ पे छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी। तो फिर क्या था, पूरा समय पढ़ाई में ही लगाने लगे। जैसे ही स्कॉलरशिप मिल रहा है तो मुझे स्ट्रगल क्यों करना है, इधर उधर क्यों भटकना है, समय को व्यर्थ क्यों करना है, मेरा काम क्या है, पढ़ाई लिखाई करना है इस वक्त कह के बहुत ही अच्छे तरीके से समय का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए उन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई में अच्छे से पढ़ना प्रारंभ किया। तो विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना एक मिनट भी व्यर्थ होने ना देते थे, उल्टा ज्यादा मेहनत भी करते थे। परिणाम स्वरूप विश्वेश्वरैया में समय से पहले ही अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा समाप्त कर पाए। साथ ही बंबई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। पूरे बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में सबसे टॉप में आने वाले स्टूडेंट कौन थे?
सर एम विश्वेश्वरैया थे और कम समय में इंजीनियरिंग को कंप्लीट इन्होंने किया था। तो बॉम्बे सरकार का एक नियम था कि उनके पास कि जो विश्वविद्यालय भर में अव्वल निकलता है, प्रथम निकलता था, उसे नौकरी दी जाती थी। तो इसी नियम के अनुसार श्री विश्वेश्वरैया जी 23 यानी 23 ईयर्स, ओनली 23 ईयर्स ओल्ड जो नौजवान छोरा था सर एम विश्वेश्वरैया, उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर पद पर नियुक्त हुए। बॉम्बे सरकार में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर सर एम विश्वेश्वरैया नियुक्त हुए। तो इसके उपरांत यहाँ से इनकी इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर का जो जीवन था वे प्रारंभ होता है। बॉम्बे सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। नहरों को बनाने का, नहर यानी कृत्रिम जलमार्ग, कालवे या नाला बनाने में ये बहुत ही दक्षता को प्राप्त किए, बहुत ही उसमें निपुण हुए। बहुमुख्य रूप से इनके काम को जाना जाता था तब शहरों के लिए पानी तथा नालियों का प्रबंध करने में वे बहुत निपुण निकले, बहुत ही टॉप लेवल के इंजीनियर थे ये। कारण क्या था? ये नगरों तक, शहरों तक पानी को पहुंचाने का कार्य करते थे, जो हमारे जीवन के लिए अमृत के समान है। जल, जो पीने का पानी है, वो घर तक आप पहुंचे शहर में रहने वाले लोगों के लिए। इसके प्रति इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। शहरों के लिए पानी तथा गंदा पानी बहने के लिए नालियों का प्रबंध करने में वे बहुत निपुण निकले। कौन? सर एम विश्वेश्वरैया जी। शहरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना आसान काम ना था। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाने में असाधारण मेधा की जरूरत होती है। पानी को इकट्ठा करना, उसके उपरांत घरों तक पहुंचाना, कितनी मात्रा में पहुंचाना, कितना पानी इस्तेमाल करेंगे लोग, कितना जरूरत है, इसके बारे में पूरा ध्यान रखना और पानी को इकट्ठा कर घरों तक पहुंचाना, ये बहुत ही कठिन काम होता। तो ऐसे में एक मेधा की जरूरत होती है, एक बुद्धि शक्ति की, एक धारण शक्ति की बहुत जरूरत होती है। तो इसीलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए थे। इसीलिए क्या है, इतने मेध शक्ति रहने वाला कोई एक इंजीनियर है तो वो सर एम विश्वेश्वरैया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से शहरों के लोगों के लिए पीने के लिए पानी और गंदा पानी बहने के लिए नालों की व्यवस्था बनाने का कार्य कोई कर सकता है तो सर एम विश्वेश्वरैया कह के उस जमाने में कहा जाता था। इसीलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु सर एम विश्वेश्वरैया निमंत्रित किए गए थे। तो विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे, विश्वेश्वरैया जब 31st ईयर यानी 31st ईयर के थे, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य साध लिया। 31st ईयर या 31 ईयर यानी 31 वर्ष का जो नौजवान था, उन्होंने तभी एक कार्य साध लिया था। वह है शक्कर बैरेज तथा वाटर क्रॉस का निर्माण। वो कार्य क्या था? बहुत बड़ा कार्य था, शक्कर बैरेज तथा वाटर क्रॉस का निर्माण। शक्कर बैरेज तथा वाटर क्रॉस का निर्माण इन्होंने किया था। बात है सन 1994 की। 1994 की ये बात है, यानी 1894 की बात है, यानी 1894 की बात है। ये बात कब की है? 1894 की बात है, माने 1894 की बात है। उन दिनों सिंध प्रांत है, फिलहाल सिंध प्रांत जो है भारत के नक्शे में हम देखेंगे
तो सिंध प्रांत फिलहाल हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो उन दिनों यानी 1894 की ईस्वी की बात यहाँ पे चल रही है। तो सन 1894 के समय उन दिनों सिंध प्रांत बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। तो आज यह प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। सिंध का बहुत बड़ा भाग क्या है? मरुभूमि से युक्त है, रेगिस्तान का है। तो उस प्रांत में शक्कर नामक छोटा सा शहर है। तो पाकिस्तान में फिलहाल रहने वाला जो सिंध प्रांत है उस समय यानी 1894 के समय वो जो सिंध प्रांत था वो बॉम्बे सरकार के अंतर्गत आता था। तो इस सिंध प्रांत पूर्णतः प्राथा वहाँ पे क्या है, एकदम से बड़ा भाग रेगिस्तान से भरा है, यानी बहुत बड़ा भाग मरुभूमि से युक्त है। तो वैसे प्रांत में एक छोटा सा शहर है शक्कर। शक्कर नामक छोटा सा शहर है। उस शहर के लिए, जो रेगिस्तान युक्त शहर है, उस शहर के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। पानी का कार्य यानी पीने के लिए पानी का प्रबंध करना है किसको? सर विश्वेश्वरैया को। जहाँ पे वो जगह पूर्णतः रेगिस्तान से भरपूर है, वैसे जगह में पीने के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य सर विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। तो विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ यहाँ कार्य संपन्न किया। तो यहाँ कार्य इन्होंने संपन्न किया। रेगिस्तान रहने वाला जो सिंध प्रांत का शक्कर यानी छोटा सा शहर है, वहां पर पानी पहुंचाने का कार्य सर विश्वेश्वरैया ने किया, जिससे जो इस कार्य को इन्होंने साध लिया, संपन्न किया था, जिससे सारे देश में नाम फैल गया। सर विश्वेश्वरैया का नाम सारे देश में फैल गया। जहां पे एक बूंद पानी मिलना बहुत कष्ट था, वहां पे घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य सर विश्वेश्वरैया ने किया। तो इससे सारे देश में उनका नाम फैल गया। विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने जो कोई भी कार्य किया है उस हर एक कार्य में अपनी प्रतिभा का, प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। यही कारण है कि वे सन 1904 यानी 1904 ईस्वी में बॉम्बे सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। यही था कि यहाँ कारण यह है कि 1904 में बॉम्बे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, बॉम्बे सरकार का प्रतिनिधि यानी पूर्णतः बॉम्बे सरकार, देखिए बहुत बड़ा बॉम्बे सरकार का प्रांत था। मान लीजिए बॉम्बे सरकार यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात और सिंध प्रांत, तो इस सबको मिला के क्या होता था, एक बॉम्बे सरकार होता था। तो इससे भी ज़्यादा भी प्रांत हो सकते हैं। तो इतने बड़े एक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में सर विश्वेश्वरैया को भेजा गया था। तो बॉम्बे सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में वे उपस्थित हुए। विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते। उनकी प्रतिभा के बारे में हम कितने भी उदाहरण देंगे तो कम है। पूना और एक यहाँ पे बात बता रहे हैं उनके काम के बारे में बालशौर्य रेड्डी जी। पूना के निकट जो कि आज के महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाला दूसरा बड़ा शहर है। बॉम्बे पहला है तो दूसरा पूना है। तो पूना के निकट खड़कवासला नामक एक बांध बनवाया। सर विश्वेश्वरैया ने पूना के निकट एक बांध बनाया, उसका नाम था खड़कवासला एक बांध बनवाया गया। ये बांध बनवाया गया तो इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेट यानी अपने आप खुलने व बंद होने वाले दरवाजों का
जो डिजाइन आपने ही किया। तो सर एम विश्वेश्वरैया ने निकटवासला कहने वाले एक जगह पर क्या है, नामक एक बांध बनवाया है। तो उस बांध की विशेषता है कि वहां पे ऑटोमेटिक गेट्स है, यानी जैसे ही पानी भर गया बांध में तो गेट अपने आप खुलेंगे, और पानी जैसे ही अपने आप के लिए जितना चाहिए उतना है तो ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाएंगे। तो ऐसा एक डिजाइन इन्होंने किया था, किसने? सर एम विश्वेश्वरैया ने। तो इंजीनियरिंग के इस क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई, जो निकटवासला नामक बांध की इतनी प्रशंसा हुई, इतने अच्छे तरीके से सर एम विश्वेश्वरैया ने काम किया था उसमें, तो इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका की मशहूर पनामा नहर के लिए इसी डिजाइन की नकल की गई थी। तो इतनी प्रशंसा हुई कि खड़कवासला बांध के बारे में, तो अमेरिका के पनामा नहर के लिए इसी डिजाइन की नकल की गई। जो अमेरिका में रहने वाला पनामा नहर है उसको डिट टू डिट कॉपी किया गया था खड़कवासला बांध का। तो फिर क्या था, सर एम विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया। फिर क्या था, देश भर में तो नाम पहले ही ये बना चुके थे, अब विदेशों तक इनका नाम सुप्रसिद्ध होने लगा। विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया। तो विश्वेश्वरैया ने जब बॉम्बे तथा सिंध में वाटर क्रॉस का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, तब यानी सन 1906 यानी 1906, सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया। एब्रॉड जो है, हमारा विदेश जो है, अदन से इनको बुलावा आया। किसको? सर एम विश्वेश्वरैया को। कब? 1906 में। तो वहां पर भी, अदन में भी उन्होंने शहरों के लिए पानी का इंतजाम किया, शहरों के लिए पानी का इंतजाम किया और नालियों भी बनवाई। किसने? सर एम विश्वेश्वरैया ने। इस कार्य के साथ उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। अदन को जाके इन्होंने कामकाज करके आए, तो इस काम के साथ उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। साथ ही वे देश के बहुत बड़े इंजीनियरों में गिने जाने लगे। देश के बहुत बड़े इंजीनियरों में सर एम विश्वेश्वरैया का नाम भी गिना जाता था। उस समय से बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए, उस समय से जैसे इनका नाम मशहूर हुआ, तो तब से बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए उनकी सलाह लेना जरूरी समझा जाने लगा। बड़ी बड़ी योजनाएं जब भी प्रारंभ करना है तो सर एम विश्वेश्वरैया जी से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है, ऐसी एक बात चलती थी। इधर उनकी खूब पदोन्नति हुई भी, तो इधर उनका जैसे इनकी बातचीत को बहुत अहमियत दिया जाता था। सर एम विश्वेश्वरैया जी की बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है तो सर एम विश्वेश्वरैया जी की अनुमति लेना, उनसे सलाह लेना जरूरी माना जाता था। तो उसके साथ साथ उनकी खूब पदोन्नति भी हुई, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन इनको मिलते गए। तो ऐसा होने से विश्वेश्वरैया की ख्याति तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। तो जो ख्याति सर एम विश्वेश्वरैया ने कम समय में प्राप्त की थी और बहुत ही कम समय में इतनी पदोन्नति, इतना प्रमोशंस पे प्रमोशंस इन्होंने प्राप्त किया था, तो इस सबको देखकर कुछ इंजीनियर इनसे ईर्ष्या करने लगे थे, इनसे जलने लगे थे। तो इसके दो कारण थे। बाकी के इंजीनियर इनसे जलने के लिए या ईर्ष्या करने के लिए दो कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र उस वक्त केवल 47 थी। एक कारण यह था कि केवल 47 वर्ष का लड़का इतनी पदोन्नति कर रहा है और हम इतने सीनियर होके भी इधर ही हैं, ये बात थी। 47 वर्ष थी, यानी 47 थी मतलब 47 मतलब 37, 47 मतलब 37। और दूसरी बात, वे अनेक पुराने तथा सीनियर इंजीनियर से वेतन तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। एक बात तो ये 47 वर्ष के थे, यानी 37 इयर्स ओल्ड ओनली थे, तो साथ ही साथ पुराने जो ओल्ड एंड सीनियर्स इंजीनियर्स जो है
उनके दृष्टि में देखेंगे तो उनसे ज़्यादा ये पदोन्नति प्राप्त किए हैं, साथ ही साथ उनसे ज़्यादा ये वेतन लेने लगे। तो इससे लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। कुछ इंजीनियर्स मात्र, वे सर एम विश्वेश्वरैया सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पहले से ही थे, 30 भर भी हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहने के कारण हर बात पे इनकी सलाह ली जाती थी। तो इस प्रकार, लेकिन ये जो सलाह लेने की बात थी, इससे लोगों को ईर्ष्या होती थी। तो इस प्रकार अपने ही पेशे के लोगों में असंतोष को देख, अपने ही पेशे के लोग, अपने ही लोग मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, असंतोष प्रकट कर रहे हैं, इसको देख विश्वेश्वरैया ने एक दिन अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दूसरा कोई कारण नहीं था, लोग मेरे से ईर्ष्या करने लगे, ये बात उनको पता चलती, एक दिन अचानक उन्होंने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो नियम अनुसार रूल्स होता है कि उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी। जो व्यक्ति बहुत समय से काम करते हुए जब उसके पद से उम्र हो गई है कहकर, वो अशक्त है कहकर जब सरकार उसको नौकरी से हटाती है तो उसको हम निवृत्ति घोषित होते हैं। तो उससे क्या है, लोगों को पेंशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये निवृत्त नहीं हुए थे, इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिए थे। तो नियम अनुसार उन्हें पेंशन नहीं मिल सकती थी, मगर उनकी विशिष्टता को देखते हुए, सर एम विश्वेश्वरैया की विशिष्टता को देखते हुए, उनके विशिष्ट सेवाओं को देखते हुए, उनकी विशिष्ट सेवाएं तथा योग्यताओं को देखते हुए उन्हें पेंशन दी गई। सर एम विश्वेश्वरैया की विशिष्ट सेवाएं तथा योग्यता को देखते हुए बॉम्बे सरकार ने सर एम विश्वेश्वरैया जी को पेंशन देने का कार्य किया। नौकरी से जैसे ही बॉम्बे सरकार के नौकरी से ये इस्तीफा देके निवृत्त हुए थे, इस्तीफा दे चुके थे, तो नौकरी से निवृत्ति हो पेंशन पाने के बाद, जैसे ही नौकरी से निवृत्त हो पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। जैसे ही बॉम्बे सरकार से निवृत्त होकर वहाँ से पेंशन लेने लगे थे, उसके बाद ही विश्वेश्वरैया ने हैदराबाद राज्य के इंजीनियर सलाहकार नियुक्त हुए। बॉम्बे सरकार के उपरांत अब ये काम करने लगे हैं, हैदराबाद राज्य के इंजीनियर सलाहकार के रूप में ये कार्य करने लगे हैं हैदराबाद राज्य में। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निजाम नवाब का शासन था। तो उन दिनों में किसका राज था हैदराबाद पर? हैदराबाद प्रांत पर निजामों का राज था। निजाम नवाब उस हैदराबाद का शासन कर रहे थे। तो नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते थे। उस समय हैदराबाद के नवाब जो निजाम थे वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में गिने जाते थे, उतने अमीर थे हैदराबाद के निजाम नवाब। तो परसों यानी कुछ साल पहले ही हैदराबाद निजामों की चाय की केतली चोरी हो गई थी म्यूजियम से। वो चाय की केतली थी सोने की। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चाय की केतली सोने की थी तो उनकी रियासत कैसी थी, उनकी अमीरी कैसी थी, इसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निजाम नवाब का शासन था। नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते थे, परंतु हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ खड़ी थी। परंतु एक बहुत बड़ी मुसीबत, दुनिया में तो बहुत बड़ा नाम है, सबसे बड़े अमीर कौन है? हैदराबाद के नवाब है, ये बात थी। परंतु हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ खड़ी थी। वहाँ थी मूसी नदी में बाढ़। मूसी नदी में बाढ़ आती थी। तो हर वर्ष मूसी में बाढ़ आती थी। हर वर्ष मूसी में बाढ़ आती थी। तो ये मूसी नदी की बाढ़ हैदराबाद नवाब के लिए एक मुसीबत बन गई थी। तो इस वजह से जो बाढ़ आती थी हर वर्ष मूसी नदी में, तो इस वजह से खूब तबाही होती थी। हैदराबाद में मूसी नदी के बाढ़ से खूब तबाही होती थी।
उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस आता था। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस आता था, जिससे सारे काम काज बंद हो जाते थे। जैसे ही मूसी नदी का बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में आ जाता था, तो वैसे ही काम काज पूरे बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी के लिए मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई। तो इसीलिए विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने के लिए एक योजना बनाई और बांध भी बनवाया। मूसी नदी के ऊपर एक बांध भी बनवाया। किसने? सर एम विश्वेश्वरैया ने। तो बांध भी बनवाया, तो साथ ही हैदराबाद नगर के लिए, तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पानी का। जो बारिश का बाढ़ का पानी आ रहा था मूसी नदी का, तो उसके लिए एक योजना बनाई, एक बांध भी बनाया। तो इससे क्या हो गया? मूसी नदी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो हैदराबाद निजामों का जो मूसी नदी का बाढ़ वाला जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका सुधार करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर एम विश्वेश्वरैया जी थे। तो साथ ही सर एम विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने के लिए योजना बनाई, बांध भी बनवाया। तो साथ ही नगर के लिए पानी, हैदराबाद नगर के लिए पानी नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। हैदराबाद नगर के लिए पानी और नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किसने किया? सर एम विश्वेश्वरैया ने किया। तो हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना बनाई। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की एक योजना बनाई। तो उसके तहत नगर के बीच में, शहर के बीचों बीच, हैदराबाद शहर के बीचों बीच, नगर के बीच में बाग ए आम नाम से मशहूर एक सुंदर पब्लिक गार्डन आप ही की योजना का फल है। सर एम विश्वेश्वरैया जी की योजना के फल के स्वरूप बाग ए आम हमें हैदराबाद में देखने को मिलता है। यह सुंदर नगर जो एक सुंदर शहर है, आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है कहकर बालशौरी रेड्डी जी कह रहे हैं। जो ये सुंदर हैदराबाद शहर है, आज 2 राज्यों के राजधानी के रूप में उभरता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की राजधानी के रूप में आज जो सुंदर शहर हैदराबाद कार्य कर रहा है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अहमियत थी सर एम विश्वेश्वरैया के कामकाज की। आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे टीवी टेलीविजन में, कई सारे न्यूज़ में, कि कई सारे बड़े बड़े शहरों में बारिश आते ही पानी एकदम से भर आ जाता है। लेकिन हैदराबाद के बारे में बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है कि नगर के अंदर पानी घुस आया है। कारण क्या है? सर एम विश्वेश्वरैया की योजनाएं आज भी कार्यरत है। उनकी जो दूरदृष्टि थी, उसके फलस्वरूप आज भी हैदराबाद शहर अपने आप में मजबूत बनकर खड़ा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके उपरांत हैदराबाद में कार्य करने के उपरांत दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है। दक्षिण की रियासतें जितनी भी थी, उसके अंदर हम देखेंगे तो हैदराबाद निजामों के उपरांत जो रियासत आती है वो है मैसूर का। तो मैसूर के राजा उस समय कृष्णराज वड़ैयर थे। उस समय मैसूर के राजा कौन थे? कृष्णराज वड़ैयर थे। तो वे एक कुशल शासक ही नहीं, निपुण दयालु हृदय के भी वे थे। बहुत ही कुशल शासक थे, बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार को चलाते चल रहे थे। प्रजा के बारे में बहुत ही अच्छी भावना वे रखते थे। प्रजा को अपनी संतान के रूप में वे देखते थे। एकदम दयालु हृदय के वे थे। तो वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। जो कृष्णराज वड़ैयर है, हमेशा अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए वे नई नई योजनाएं कार्यान्वित करते रहते थे। कृष्णराज वड़ैयर नई नई योजनाएं कार्यान्वित करते रहते थे। तो अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृष्णराज वड़ैयर अपनी इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के हेतु मैसूर के महाराज ने, जो कृष्णराज वड़ैयर थे मैसूर के महाराज, उन्होंने सर एम विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का निमंत्रण दिया। मैसूर आने का निमंत्रण कृष्णराज वड़ैयर ने सर एम विश्वेश्वरैया को दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे अगली कक्षा में
कि सर एम विश्वेश्वरैया जी क्या कृष्णराज वड़ैयर जी का जो निमंत्रण था उसको वे स्वीकार करते हैं, क्या आके मैसूर में भी कुछ कामकाज करते हैं। तो इसके बारे में हम सविस्तार से अगली कक्षा में बहुत ही बढ़िया तरीके से जानने समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सर एम विश्वेश्वरैया जी से प्रेरित होकर समय को बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए समय के साथ चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से अपना हिंदी भाषा अध्ययन कीजिए और घर में सुरक्षित रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य के तरफ ध्यान दीजिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।